हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ में। भोपाल से की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। जेएमबी आतंकियों का मुख्य मददगार है अब्दुल करीम। एनआईए कोर्ट में अब्दुल के परिजनों ने जमानत की याचिका लगाई थी। एनआईए कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ में जुड़े हैं। जी सत्येंद्र, बताएं क्या जानकारी मिली। देखिए, एटीएस ने जो मध्य प्रदेश एटीएस एंटी टेररिस्ट कोर जो दस्ता है, इसने 12-13 मार्च की रात राजधानी भोपाल के ऐशबाग इलाके से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। जिन 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था उनका जो है अब्दुल करीम ये मुख्य मददगार था, जिसके सारे ही 4 आतंकियों ने मध्य प्रदेश में शरण ली और राजधानी में आकर पैर पसारे। जब आतंकियों को गिरफ्तार किया गया उसके बाद पूछताछ में सामने आया कि ये अब्दुल करीम नाम का जो शख्स है, जिसके जरिए इन्होंने भोपाल में पैर पसारे हैं, भोपाल में शरण ली। उसके बाद एटीएस ने इस अब्दुल करीम को बिस्सा जिले के नटेरन जो तहसील है उसके पास इसका गांव पैरवा था, वहां से इसको गिरफ्तार किया था। और उसके बाद 23 मार्च को इसको कोर्ट में पेश किया गया। 23 मार्च से 28 मार्च तक इसको रिमांड पर लिया था। 4 आतंकियों के साथ जो है एटीएस ने इसको भी कोर्ट में पेश किया। वहां से 4 आतंकियों और अब्दुल करीम को 8 अप्रैल तक जुडिशली रिमांड पर भेज दिया गया है। उसी 28 मार्च को इसके परिजनों ने एनआईए कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिसको आज 1 अप्रैल आज इस पर फैसला सुनाया जाना था। एनआईए कोर्ट ने आज इसकी जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है, खारिज करते हुए कहा है कि देशद्रोह की जो गतिविधियों में संलिप्त था उस पर यूएपीए की जो धाराएं लगाई हैं उसके तहत इसको जमानत नहीं दी जा सकती। लिहाजा उसके चलते इसकी जमानत याचिका को निरस्त कर दिया गया है। फिलहाल ये 8 अप्रैल तक जुडिशली रिमांड पर एटीएस के कोर्ट ने इसको जेल भेजा है। जी शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इधर राजस्थान की राजधानी जयपुर को सीरियल ब्लास्ट से दहलाने की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। साजिश रचने वाले आतंकियों का पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए और कनेक्शन खंगाला। खास बात यह कि इनका मध्य प्रदेश के रतलाम से कनेक्शन है। मध्य प्रदेश पुलिस ने 3 आतंकियों को पकड़ा और राजस्थान पुलिस की सुपुर्द किया है। जयपुर में आतंकी साजिश, पिंक सिटी को लाल करने की साजिश, आतंकी मॉड्यूल के मंसूबे नाकाम, 6 आतंकी गिरफ्तार, साजिश का मध्य प्रदेश कनेक्शन। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि मध्य प्रदेश में सर उठा रहे आतंकी मंसूबों का फन सरकार कितनी बेरहमी से कुचल रही है। जिस मकान पर मध्य प्रदेश सरकार का बुलडोजर चल रहा है वो जयपुर में सीरियल ब्लास्ट की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड इमरान का है। इमरान को उसके 2 साथियों असीम खान और आसिम पटेल के साथ मध्य प्रदेश पुलिस ने राजस्थान पुलिस को सौंपा है। इससे पहले 30 मार्च को राजस्थान पुलिस ने मध्य प्रदेश के सूफा संगठन से जुड़े 3 कट्टरपंथियों जुबैर, अल्तमश और सरफुद्दीन उर्फ सैफुल्लाह को पकड़ा था। इनके पास से बम बनाने का सामान, टाइमर और 12 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है। वो तीनों लोग राजस्थान में पकड़े गए और उसके बाद प्राप्त तथ्यों के आधार पर मध्य प्रदेश पुलिस ने इसका मास्टरमाइंड, सरगना, हार्डकोर अपराधी इस इमरान को, अल्तमस को और सैफुल्लाह को पकड़ा है। इन तीनों को आज सुबह 4 बजे राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिया गया है। धमाकों की साजिश के मास्टरमाइंड इमरान की संदिग्ध गतिविधियों पर पहले से ही मध्य प्रदेश पुलिस की नजर थी। गृह मंत्री की माने तो इमरान ने 2014 में अपनी गतिविधियां शुरू की थी। इमरान सीरिया भी जाना चाहता था। पुलिस ने उसे 1 साल के लिए जेल भी भेजा था, लेकिन जेल से निकलने के बाद भी वो चुप नहीं बैठा और रच डाली गुलाबी नगरी को रक्त रंजित करने की साजिश। इसके लिए उसने चुना जुबैर, अल्तमश और सरफुद्दीन उर्फ सैफुल्लाह को, जिन्हें आरडीएक्स जैसी घातक विस्फोटक सामग्री को लेकर उसने जयपुर भेजा था। लेकिन उनके मंसूबे कामयाब हो पाते उससे पहले ही राजस्थान पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। ये इमरान के द्वारा कई दिनों से संदिग्ध गतियों में थी और पुलिस के वाच पर था। ये
मध्य प्रदेश पुलिस इसे लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी। इसने 2014 में अपनी गतिविधियां प्रारंभ की थी सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से। ये हार्डकोर अपराधी की तरह था। उस समय ये सीरिया जाना भी चाहता था। जेल में उस समय 1 साल के लिए रखा था, लेकिन इसने अपने 3 लोगों को विस्फोटक सामग्री लेके राजस्थान भेजा। मध्य प्रदेश सरकार आतंकियों की कमर कैसे तोड़ रही है, ये आतंकी संगठन सिमी के हाल से साफ हो चुका है। हाल ही में गिरफ्तार जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश के स्लीपर सेल का भी पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। गृह मंत्री का साफ कहना है कि मध्य प्रदेश में आतंकियों के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। चाहे सिमी का नेटवर्क हो, चाहे जेएनबी हो, चाहे पीएफआई हो और चाहे यह संगठन हो, ये कोई भी मध्य प्रदेश में सर उठाने की कोशिश न करे। सबके फंड कुचले जाएंगे। मध्य प्रदेश पुलिस किसी को छोड़ने वाली नहीं है, इसलिए कहीं और ठिकाने ढूंढें। फिलहाल आतंकियों से राजस्थान पुलिस पूछताछ में जुटी है। इसके बाद ही पूरे आतंकी मॉड्यूल का खुलासा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर एटीएस के हत्थे चढ़े आतंकी जुबेर पर रतलाम प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। आतंकी जुबेर के मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। सीएम शिवराज के निर्देश के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश में आज से नई शराब नीति लागू हो गई। नई शराब नीति के तहत शराब के दाम कुछ कम हो गए हैं और इस मुद्दे पर जहां विपक्षी दल कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है, तो वहीं पूर्व सीएम उमा भारती ने भी तीखे तेवर दिखाए। शराबबंदी को लेकर लगातार मुखर उमा ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स कर अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। ट्वीट में लिखा कि कल से चैत्र नवरात्रि है, 9 दिन नारी शक्ति की आराधना का पर्व है। वहीं आज हमने मध्य प्रदेश में नई शराब नीति लागू की। इसमें लोगों को ज्यादा शराब पिलाई कैसे जाए, इसको निश्चित किया है। मध्य प्रदेश में इसका सर्वत्र नारी शक्ति विरोध कर रही है। अगले ट्वीट में लिखा, छत्तीसगढ़ और दिल्ली की बीजेपी की राज्य इकाई ऐसी शराब नीति के विरोध में सड़क पर है। मैं मध्य प्रदेश की महिलाओं और बेटियों के साथ हूं। शराबखोरी के शिकार हो गए बेटों के लिए भी चिंतित हूं। उनकी इज्जत और जान पर खेलकर हम राजस्व कमा रहे हैं। विदिशा के पीतल मिल तिराहे पर कुछ नई शराब दुकान खुलते ही स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, पथराव किया। शराब दुकान के शीशे टूट गए। गुस्साए लोग यहीं नहीं रुके, शराब की बोतलों को दुकान के बाहर निकालकर आग के हवाले कर दिया। मौके पर अफसर समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा। स्थानीय लोगों की पुलिस के साथ झूमा झटकी हुई। इस दौरान कई लोगों के कपड़े फट गए। पुलिस ने दुकान पर तोड़फोड़ करने वालों को हिरासत में लिया है। स्थानीय लोग कहते हैं कि पास में स्कूल है, बच्चे यहीं से होकर स्कूल जाते हैं। आने वाले वक्त में बच्चियों और महिलाओं को इससे दिक्कत होगी। हम लोग गेट से निकलते हैं, ऐसे दारू की दुकान खुल गई। यहाँ पर कम से कम 100 लेट से हैं। वो लोग कैसे निकलेंगे? रात के 12 बजे तक हम लोगों का आना जाना रहता है। अब जी दोबारा गलती, एक बार गलती तो ठीक है भाई, अपन लोग सहन कर गए, लेकिन अब 100 लेडीज रहती, वो कैसे निकलेंगी बाहर? मोहल्ले वासियों को शराब की दुकान के खुलने से ऐतराज है, तो उन्होंने यहाँ पर अभी जो है दुकान को बंद कराने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। कानून के दायरे में जो ज्ञापन वगैरह होगा वो सक्षम अथॉरिटी को पहुँचाया जाएगा। उस पर सक्षम अथॉरिटी अपने डिसीजन करेंगे। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बीजेपी सरकार के गले की हड्डी बन सकती है। कांग्रेस शासित राज्यों के पुरानी पेंशन बहाली के बाद प्रदेश के कर्मचारी संगठन एकजुट होकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। साथ ही कांग्रेस ने कर्मचारियों के साथ पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। प्रदेश के 2,85,000 शिक्षक, 1.5 लाख संविदा कर्मी, 48,000 स्थायी कर्मी अंशदायी पेंशन की जगह पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। 52 कर्मचारी संगठनों ने संयुक्त मोर्चा प्रदेश में बनाया है। ये लड़ाई मध्य प्रदेश से दिल्ली तक लड़ने की तैयारी है। राष्ट्रीय स्तर पर अन्य राज्यों के कर्मचारी संगठन, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संघ और मध्य प्रदेश का संयुक्त मोर्चा एक होकर रणनीति बना रहा है। कर्मचारी संगठन सभी या कर्मचारी भी सेवानिवृत्त हो या वर्तमान हो, आज सिर्फ उनके पास मुद्दा है कि केंद्र के समान ही गृह भाड़ा भत्ता, केंद्र के समान हमारा डीए, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। कर्मचारियों के बच्चे घर बैठे हुए हैं, ये पेंशन अगर उनको मिल जाती है तो उनका परिवार और घर चल सके, और जब तक रोजगार नहीं मिले वो परिवार में कोई ऐसी स्थिति अनहोनी ना हो, इसलिए मैं समझता हूँ जरूरी है कर्मचारी संगठनों की इस मांग को
न केवल मध्य प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस सपोर्ट करती है। सरकार चिंतन कर रही है और उनके हित में और बेहतर निर्णय क्या हो सकता है, इस दिशा में वो आगे बढ़ रही है। इससे ज़्यादा कोई विषय है नहीं। शिवराज जी से ज़्यादा कर्मचारी हितैषी कोई नेता नहीं देखा। 2023 विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी में मैराथन बैठकों का दौर जारी है। वीडी शर्मा से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। सत्ता से संगठन तक हर जिम्मेदार को उनकी जिम्मेदारियां समझाई जा रही हैं। 7 दिनों में बीजेपी संगठन और सरकार की 4 बड़ी बैठकें हो चुकी हैं। भोपाल में आज प्रदेश कार्यालय में बीजेपी मीडिया विभाग की बैठक में प्रवक्ताओं और सह मीडिया प्रभारी के साथ प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने चर्चा की, जिसमें प्रवक्ताओं को संगठन और सरकार की बात मजबूती से रखने के लिए टिप्स दिए गए। वहीं बीजेपी ने सोशल मीडिया पर प्रवक्ताओं और सह मीडिया प्रभारियों को मजबूती के साथ विपक्ष के आरोपों का काउंटर करने कहा है। बैठक प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर इसमें मौजूद रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में बैठक की मार्गदर्शन की एक नियमित प्रक्रिया है। आदरणीय राष्ट्रीय प्रभारी महोदय यदि प्रवास पर भोपाल आए हैं, आज मीडिया विभाग से संवाद था और संवाद में बहुत सारे उन विषयों पर बातचीत हुई, किस प्रकार के क्या नवाचार हम कर सकते हैं। मीडिया के इस बुके में कौन सी नवीनता, कौन सी नई सुगंध भारतीय जनता पार्टी के मंच से हम लोग भर सकते हैं, उस पर चर्चा हुई। जल संसाधन विभाग में 877 करोड़ का घोटाला उजागर होने के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार एक बार फिर कटघरे में है। प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि इस कल्पना को आप सामान्य तौर पर कर सकते हैं कि कांग्रेस सरकार किस तरह भ्रष्ट थी। किसानों को पानी देने के बजाय नहरों में पैसा डालकर उसे सुखा दिया। ईओडब्ल्यू इस मामले की जांच कर रही है। दोषी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाएगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसानों को 2 लाख की कर्ज माफी के नाम पर धोखा देने वाली कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ यहां भी छल किया। जरा कल्पना करना कि कमलनाथ जी ने किस तरह का भ्रष्टाचार किया है मध्य प्रदेश के अंदर। नहरों में पानी की जगह पैसा बहा दिया और नहरों का पानी सुखा दिया। 877 करोड़ रुपया इन्होंने ठेकेदारों को बिना काम किए भुगतान कर दिया। 0% जिनने काम किए ये सब जांच के दायरे में आ गए और अगली कार्रवाई अब जैसे ही जांच पूरी होती है इन पर होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेसी दिग्गज सुभाष यादव की जयंती पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ समेत कई पूर्व मंत्री, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस नेताओं ने खून देकर प्रदेश को सींचा है, लेकिन अब बीजेपी सरकार प्रदेश को घसीट रही है। सरकार से पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग भी उन्होंने की। राशन से तकलीफ हो रही है। शिवराज जी चाहते हैं कि वो शराब की दुकान जाएं और वहाँ से कुछ खरीद लें। 2 सालों में कितना पेट्रोल और डीजल और सिलेंडर बढ़े, ये जनता देख रही है। ये क्या समझाने की जरूरत। मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों को जल्दी ही नई सौगात मिलेगी। बच्चों की जेनेटिक बीमारियों जैसे सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, थैलीसीमिया और कैंसर, ल्यूकीमिया, मल्टीपल माइलोमा और नॉन हॉजिकिन्स लिफोमा, इन तब के इलाज के लिए स्टेम सेल थेरेपी बेस्ड बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट और पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट की स्थापना होगी। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा मेडिकल कॉलेजेस में ये सुविधा 6 महीने में शुरू हो जाएगी। पहले चरण में गांधी मेडिकल कॉलेज में 6 बिस्तरों वाली बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट और 24 बिस्तरों वाली पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट बनाई जाएगी। इस यूनिट के जरिए 1 साल में करीब 20 बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने का लक्ष्य है। अनेक ऐसे असाध्य रोग हैं जिनके उपचार में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। हमने ये निश्चित किया है कि हम भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा मेडिकल कॉलेज में स्टेम सेल आधारित बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट की स्थापना करेंगे। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए शिवराज सरकार ने एक और अहम कदम उठाया। दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर प्रदेश सरकार ग्वालियर समेत भोपाल, जबलपुर, गुना, इंदौर, छिंदवाड़ा में बतौर पायलट प्रोजेक्ट इस योजना को लागू करेगी। शुरुआत ग्वालियर में संजीवनी क्लिनिक के नाम से कर दी गई है। ग्वालियर में जेएएच जिला अस्पताल समेत 4 बड़े अस्पताल हैं, 12 डिस्पेंसरी हैं। शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत अर्बन हेल्थ डिस्पेंसरी खोली गई, जहां डॉक्टर्स की कमी है।
ज्यादा मरीज यहां आ नहीं पाते। 2 से 2,500 निजी क्लिनिक, अस्पताल और नर्सिंग होम हैं। इसके बावजूद ज्यादातर मरीजों को इलाज के लिए लंबी दूरी तय कर अस्पताल जाना पड़ता है। इसीलिए शहर के अलग अलग लोकेशन पर 6 संजीवनी क्लिनिक खोले गए हैं। शर्मा फार्म में पीएचई में देखिए 100 से 150 आदमी मरीज दिखा रहा है। कांचून में जाके देखिए 100 से 150 मरीज दिखा रहा है। घोसीपुरा में आप जाके देखिएगा 100 से 150 मरीज दिखा रहा है। और अभी संजीवनी क्लिनिक तेजी के साथ हम लोगों ने बनाना शुरू की हैं। यही तो है शिवराज का शासन। इंदौर में 12 से 14 साल आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण को बड़े उत्साह के साथ शुरू तो किया, लेकिन अब इसमें सुस्ती दिख रही है। स्वास्थ्य विभाग के तमाम प्रयासों के बाद भी वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या कम ही है। 12 से 14 आयु वर्ग के लिए 23 मार्च से वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ। जिले में इस आयु वर्ग के 1,15,000 बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। पहले दिन 40,000 बच्चों ने वैक्सीन का लक्ष्य रखा गया था। 15,000 बच्चे इस टीके को लगवा पाए। इसके बाद स्थिति और कमजोर होती चलेगी। अभी तक केवल 45,000 बच्चों को वैक्सीन के डोज लगे हैं। कहीं कहीं एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो सभी व्यस्त है। इसी के बीच में टाइम निकाल के जैसे भी उनको लगता है तो बच्चे आ तो रहे हैं, मगर ज़रूर कम बच्चे आ रहे हैं। आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम के द्वारा इनको सभी को मोटिवेट करके और हाउस टू हाउस अल्टीमेटली हाउस टू हाउस जाके हम लोग उनको मोटिवेट करके उन बच्चों को वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करेंगे। भोपाल के मंत्रालय समेत 36 से अधिक बड़े प्रोजेक्ट को आकार देने वाला 62 साल पुराना राजधानी परियोजना प्रशासन आज इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया। 6 महीने पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सड़कों के सुधार कार्य और गुणवत्ता को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए सीपीए को खत्म करने का फैसला किया था। इसके कार्य का विभाजन और बजट आवंटन को लेकर 1 अप्रैल तक की मियाद थी। 62 साल पहले अपने अस्तित्व में आए राजधानी परियोजना प्रशासन आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। हम देख सकते हैं कि फिलहाल हम राजधानी परियोजना प्रशासन के मुख्य कार्यालय पर यहाँ पर मौजूद हैं और इतना ही नहीं बल्कि अब इसके कामकाज का बंटवारा पहले ही हो चुका है और आज इसे इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया गया है। अब सीपीए जो है सिर्फ कागजों में रह गया है। राजधानी भोपाल की अगर बातचीत की जाए तो कई प्रोजेक्टों को इस जो शाखा है उसने अंजाम दिए थे, कई बड़े प्रोजेक्टों को पूरा किया, लेकिन सड़क की खस्ताहाल स्थिति को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 6 महीने पहले यह निर्देश दिए थे कि सीपीए जो है वो बंद कर दिया जाए। एक नाराजगी जताई गई थी। लगभग 50% सड़कें जो ऐसी बताई जाती हैं जैसे खस्ताहाल बताया गया था और उसके बाद सीपीए को बंद करने का निर्णय लिया गया था और अब इसके कार्यों का विभाजन कर दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि 2 विभाग जो है अब सीपीए के तमाम प्रोजेक्टों और इनकी तमाम जिम्मेदारियों को देखेंगे, जिसमें पीडब्ल्यूडी को सड़कों से संबंधित काम दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर वन विभाग जो है राजधानी भोपाल के हरे भरे और बड़े 7 प्रोजेक्ट जो पार्कों में शामिल हैं उन्हें देखेंगे। अब फिलहाल जिस प्रकार से जो तमाम कवायद यहाँ पर की गई है, अब इस पूरे कार्यालय को जल्द ही बंद कर दिया जाएगा और इतना ही नहीं बल्कि सीपीए के जो तमाम अधिकारी हैं उन्हें भी मूल विभाग में भेज दिया जाएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल। चंबल क्षेत्र में विकास के लिए चंबल एक्सप्रेसवे बनाए जाने की शुरुआत की गई, लेकिन तय समय सीमा पर काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि जमीन अधिग्रहण का काम पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते अभी भी चंबल एक्सप्रेसवे के पूरे होने पर संशय है और इसी को लेकर कांग्रेस नेता बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। मुरैना भिंड श्योपुर क्षेत्र में चंबल किनारे चंबल एक्सप्रेसवे बनाकर क्षेत्र के विकास को नया आयाम देने का काम किया जा रहा है, लेकिन किसानों की जमीन अधिग्रहण के विरोध के चलते ये काम अटका हुआ है। कांग्रेस की माने तो बीजेपी सरकार जनता को झूठे वादे कर विकास के सपने दिखाती है। यही वजह है कि चंबल एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण का काम अभी तक पूरा नहीं हो सका है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर भी इस तरफ कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। अभी तक तीनों जिलों के कलेक्टर किसानों की जमीन अधिग्रहण नहीं कर पाए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है देश के बड़े नेता चंबल अंचल में है। या तो अधिकारी उनकी सुनते नहीं है या अधिकारियों पर कोई अंकुश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता को केवल बातों में उलझाए हुए मध्य प्रदेश की सरकार, खासतौर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और उनकी पूरी सरकार केवल जनता को उलझाए हुए चंबल एक्सप्रेसवे की बात हम आज से नहीं सुन रहे। चंबल एक्सप्रेस को 2013 में मैं समझता हूँ ये उस समय से चर्चा आई थी।
बीजेपी नेताओं की माने तो चंबल एक्सप्रेस का काम लगातार जारी है और जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों से बात भी चल रही है। किसानों को जमीन के बदले जमीन और मुआवजा दिए जाने का भी प्रावधान सरकार ने किया है। जमीन अधिग्रहण का काम पूरा कर चंबल एक्सप्रेसवे को पूरा किया जाएगा। वहीं इसमें आ रही परेशानियों को लेकर आला नेताओं से भी चर्चा कर इस काम को पूरा किया जाएगा। बीजेपी नेता रघुराज कंसाना की माने तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर इसे लेकर चर्चा करेंगे। जिस तरह से तैयारी होनी चाहिए निश्चित रूप से वो तैयारियां नहीं है। किसानों से संपर्क हुआ है लेकिन कुछ किसान ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। ज़मीन के बदले ज़मीन और मुआवजा दोनों मांग रहे हैं। तो इसमें और तेज़ी लाने की ज़रूरत है। आने वाले समय में निश्चित रूप से आपने हमारा ध्यान आकर्षित कराया है और तेज़ी आएगी। तो वही अधिकारियों की माने तो 60 से 70% जमीन अधिग्रहण का काम पूरा किया जा चुका है। किसानों से लगातार बातचीत जारी है और जल्द ही अब जमीन अधिग्रहण के काम को पूरा कर चंबल एक्सप्रेसवे के कार्य को पूरा किया जाएगा। भूमि तो जब अधिग्रहण का इस तरह का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो भूमि तो अधिग्रहित की ही जाती है, क्योंकि प्रोजेक्ट जो बड़े हैं जिससे कि स्थानीय जो विकास है वो भी होता ही है, आगे बढ़ता है। लोगों को कन्विंस किया है, काफ़ी सीमा तक लोग उसमें सहमत हुए हैं। दावे और वादे कई हैं, लेकिन किसानों से जमीन अधिग्रहण कब तक पूरा होगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ऐसे में चंबल एक्सप्रेसवे का काम कब तक पूरा होगा ये भी देखने वाली बात होगी। सत्येंद्र सिंह तोमर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 मुरैना। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। आगे देखें मेरी सहयोगी आकांक्षा के साथ रात 10 बजे।